नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में हिस्ट्री हिस्ट्री का चल रहा है चैप्टर 5। ठीक है, अर्थव्यवस्था और आजीविका। चलिए, फोर्थ चैप्टर तक कंप्लीट कर दिए हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब अपलोड कर दिए हैं, जाके देख लीजिए और कॉपी निकालिए अपना और सर लगाइए कितना जानते हैं आप। बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ। बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1966 में। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1966 में। 1966 में। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? इंग्लैंड। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? इंग्लैंड में हुई। भारत में पहली कपड़ा मिल बम्बई 1854 किसने खोली? भारत में पहली कपड़ा मिल बम्बई 1854 किसने खोली? कापसजी नानाजी दाभार ने। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? कार्ल मार्क्स। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? कार्ल मार्क्स। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? कलकत्ता में। कलकत्ता में। कलकत्ता में। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों का वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? कब प्राप्त हुआ? बताइए। 1918 में। 1918 में। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? 1770। 1770। 1770। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1881। 1881। 1881। वाटर फ्रेम या स्पिनिंग फ्रेम किसने बनाया? वाटर फ्रेम स्पिनिंग फ्रेम किसने बनवाया? किसने बनाया? रिचर्ड आर्कराइट। रिचर्ड आर्कराइट। रिचर्ड आर्कराइट। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हार गिब्स। जेम्स हार गिब्स। जेम हार गिब्स। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? बताइए, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? 1914 में हुआ। 1914 में हुआ।
जमशेदपुर टाटा ने दादा दादा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? जमशेदपुर टाटा ने दादा आयरन एंड स्टील स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? 1907 में 1907 में 1907 में 1907 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 में 1920 में। वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष की गई? वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष की गई थी? इंग्लैंड में किस वर्ष की गई थी? 1928 में की गई थी। 1928 में की गई थी। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? बंगाल में बंगाल में बंगाल में बंगाल में बंगाल में। मुंबई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? बम्बई में पहला पहला कपड़ा मिल कब खुला? 1854 में 1854 में 1854 में। 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला? 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला? 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला? इंग्लैंड में चला। कहाँ चला? इंग्लैंड में चला। इंग्लैंड में चला। इंग्लैंड में चला। भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तृतीय पंचवर्षीय योजना में की गई। तृतीय पंचवर्षीय योजना में की गई। 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया? 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया? जमशेदपुर जमशेदपुर जमशेदपुर। फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया? फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया? जॉन के। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? हम्फ्री डेवी। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? हम्फ्री डेवी। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? बताइए कब हुई? 1910 1910। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? वस्त्र उद्योग से। कपास ओटने की मशीन किसने बनाई थी? कपास ओटने की मशीन किसने बनाई थी? इली हिटनी इली हिटनी इली हिटनी। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? धर्म सुधार आंदोलन धर्म सुधार आंदोलन धर्म सुधार आंदोलन धर्म सुधार आंदोलन। जल शक्ति से चलने वाले पावर लूम का निर्माण किसने किया? जल शक्ति से चलने वाले पावर लूम का निर्माण किसने किया? जल शक्ति से चलने वाले पावर लूम का निर्माण किसने किया? बताइए। एडमंड कार्टराइट एडमंड कार्टराइट एडमंड कार्टराइट। 1928 के
प्वाइटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? 1928 के ग्राई प्वाइटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? किस भगवान का चित्र अंकित था? बालकृष्ण, 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 बालकृष्ण। पहला वाष्प इंजन किसने बनवाया? पहला वाष्प इंजन किसने बनाया? टॉमस न्यूक्रॉम, टॉमस टॉमस न्यूक्रॉम। 20वीं शताब्दी में आयोजित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेबल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे? 20वीं शताब्दी में आयोजित कपड़े के मैनचेस्टर के लेबल पर किस प्रकार के चित्र छपे थे? भारतीय देवी देवताओं के लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की? लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की? अब्राहम डर्बी, अब्राहम डर्बी। निम्नलिखित में से किस कारण से सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया? इंग्लैंड में कृषि क्रांति, इंग्लैंड में कृषि क्रांति, इंग्लैंड में कृषि क्रांति। AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। शॉर्ट क्वेश्चन, चलिए चालू करते हैं। बुजुर्वा वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई? बुजुर्वा वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई? मध्यम वर्ग को ही बुजुर्वा वर्ग कहा जाता है, मध्यम वर्ग को ही बुजुर्वा वर्ग कहा जाता है। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप बुजुर्वा वर्ग की उत्पत्ति हुई। सलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? सलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? सलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? औद्योगिकरण के फलस्वरूप शहरों में बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगाए गए, जिसमें काम करने वाले मजदूरों को ग्रामीण क्षेत्रों से लाया गया। इन मजदूरों के रहने के लिए कोई खास प्रबंध नहीं किया गया था, जिसके कारण ये मजदूर फैक्ट्री के आसपास रहने लगे, जहां उनके लिए ना अच्छा पानी, ना अच्छा बिजली, ना ही सफाई इत्यादि थी। इस प्रकार से सलम पद्धति या सलम बस्ती की शुरुआत हुई। ठीक। न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ और इसके क्या उद्देश्य थे? न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ और इसके क्या उद्देश्य थे? न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 में पारित हुआ। न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 में पारित हुआ, जिसका जिसका उद्देश्य मजदूरों की मजदूरी का दर निश्चित करना था। जिसका उद्देश्य मजदूरों की मजदूरी का दर निश्चित करना था, निश्चित करना था। औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? औद्योगिकरण से आप क्या समझते औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का निर्माण जो है मानव के द्वारा ना होकर मशीनों के द्वारा कारखानों में किया जाता है। जिससे वस्तुओं का निर्माण मानव के द्वारा ना होकर मशीनों के द्वारा कारखानों में किया जाता है। औद्योगिकरण की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। औद्योगिकरण में बड़े पैमाने का उत्पादन होता है। औद्योगिकरण में बड़े पैमानों पर उत्पादन होता है। औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया? औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया? औद्योगिकरण का मजदूरों की आजीविका का बुरा प्रभाव पड़ा। उद्योगों में मशीनीकरण हो जाने के कारण मजदूरों की छटनी हुई, उन्हें काम की कमी
से जूझना पड़ा। उन्हें कम मजदूरी पर ही लंबे समय तक काम करना पड़ता था। मशीनीकरण का विरोध करने के लिए मजदूर संगठित होकर आंदोलन करने लगे। औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया? औद्योगिकरण का मजदूरों की आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ा गया पड़ा बुरा प्रभाव। उद्योगों के मशीनीकरण हो जाने के कारण मजदूरों की छटनी हुई। उन्हें काम किया कमी की कमी से जूझना पड़ा। उन्हें कम मजदूरी पर ही लंबे समय तक काम की कमी को जूझना पड़ा। उन्हें कम मजदूरी पर ही लंबे समय तक काम करना पड़ा था। मशीनीकरण का विरोध करने के लिए मजदूर संगठित होकर आंदोलन करने लगे। क्रांतिकारी औद्योगिक क्रांति के किन्हीं दो नकारात्मक प्रभाव को बताइए। औद्योगिक क्रांति के किन्हीं दो नकारात्मक प्रभाव को बताइए। औद्योगिक क्रांति के नकारात्मक प्रभाव निम्न है। कुटीर उद्योगों का पतन। कुटीर उद्योगों का पतन। औद्योगिकरण के बाद जितने भी कुटीर उद्योग थे सभी का धीरे धीरे पतन होने लगा। कुटीर उद्योगों का पतन। औद्योगिकरण के बाद जितने भी कुटीर उद्योग थे सभी का धीरे धीरे पतन होने लगा। सलम पद्धति की शुरुआत। औद्योगिकरण के सलम पद्धति को जन्म दिया। निरोधकीकरण से आप क्या समझते हैं? निरोधोगीकरण से आप क्या समझते हैं? औद्योगिकरण के कारण एक तरफ तरफ वस्तु का निर्माण बड़े पैमाने पर होने लगा, वहीं दूसरी तरफ भारत के कुटीर उद्योग बंद होने के कगार पर पहुंच गए। इसे ही निरोधीकरण कहा जाता है। औद्योगिकरण के कारण एक तरफ वस्तु का निर्माण बड़े पैमाने पर होने लगा, वहीं दूसरी तरफ भारत से कुटीर उद्योग बंद होने के कगार पर पहुंच गए। इसे ही निरोधीकरण कहा जाता है। इसे ही निरोधीकरण कहा जाता है। औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई? इसके क्या उद्देश्य थे? औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब? इसके क्या उद्देश्य थे? 1916 ईस्वी में औद्योगिक औद्योगिक आयोग की नियुक्ति हुई। इसका उद्देश्य भारतीय उद्योग तथा व्यापार के विकास के लिए उन क्षेत्रों का पता लगाना था जिसे सरकार सहायता दे सके। आइए लॉन्ग क्वेश्चन पे अब। कोयला एवं लौह उद्योग के औद्योगिकरण की गति प्रदान की कैसे? कोयला एवं लौह उद्योग की औद्योगिकरण की गति प्रदान की कैसे? औद्योगिकरण की प्रगति मशीनों पर निर्भर करती है। औद्योगिकरण की प्रगति जो है मशीनों पर निर्भर करती है, और मशीनों का निर्माण लोहा से होता है। मशीनों का निर्माण लोहा से होता है। अतः लौह उद्योग की विकसित किए बिना औद्योगिकरण संभव नहीं था। इसी प्रकार उद्योगों की प्रगति कोयला पर निर्भर करता है, क्योंकि अयस्कों को कोयले की भट्टियों में जलाकर लोहा का निर्माण किया जाता है। लोहा का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कोयला एवं लौह उद्योग के क्षेत्र में हुई प्रगति ने औद्योगिकरण को गति प्रदान की। उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? औद्योगिकरण ने कैसे उपनिवेशवाद को जन्म दिया? उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? औद्योगिकरण ने कैसे उपनिवेशवाद को जन्म दिया? ये पूछा गया है। किसी शक्तिशाली देश द्वारा कमजोर देशों पर अपना आर्थिक नियंत्रण स्थापित कर उन्हें उपनिवेश बना लेने की प्रवृत्ति का उपनिवेशवाद कहा जाता है। किसी शक्तिशाली देश द्वारा कमजोर देशों पर अपना आर्थिक नियंत्रण स्थापित कर उन्हें उपनिवेश बना लेने की प्रवृत्ति को उपनिवेशवाद कहा जाता है। उपनिवेशवाद कहा जाता है। औद्योगिकरण के उपनिवेशवाद को निम्नलिखित तरह से जन्म दिया। औद्योगिकरण के कारण वस्तुओं में काफ़ी वृद्धि हो गई,
जिन्हें बेचने के लिए विकसित बाजार की आवश्यकता थी। औद्योगिकरण के कारण कच्चे माल की मांग में वृद्धि हो गई, जिन्हें बेचने के लिए विकसित बाजारों की आवश्यकता थी। इस आवश्यकता ने भौगोलिक खोजों का जन्म दिया, जिससे उपनिवेशवाद की नींव पड़ी जिससे उपनिवेशवाद की नींव पड़ी। औद्योगिकरण के कारण यूरोप में काफ़ी पूंजी इकट्ठे हो गए थे। इस पूंजी को कमज़ोर देशों ने निवेश कर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति में भी उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया। औद्योगिकरण के कारण यातायात एवं संचार साधनों का विकास हुआ, जिससे विश्व के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाना आसान हो गया। इससे भी उपनिवेशवाद में बढ़ोतरी हुई। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों पर प्रकाश डाले। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों पर प्रकाश डाले। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों पर निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत प्रकाश डाला जा सकता है। नगरों का विकास। औद्योगिकरण के कारण नगरीय प्रोत्साहन मिला। इंग्लैंड के लंकाशायर में मैनचेस्टर और न्यू साउथ वेल्स तो भारत में जमशेदपुर सिटी, धनबाद और डालमिया नगर जैसे नगरों का निर्माण हुआ है। कुटीर उद्योगों का पतन। औद्योगिकरण के कारण कुटीर उद्योगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। भारत जैसे देशों में तो इनका खात्मा ही हो गया। इससे बेरोजगारी एवं गरीबी में वृद्धि हुई। आर्थिक विषमता। औद्योगिकरण के कारण समाज में आर्थिक विषमता आई, जिससे अमीरी गरीबी का अंतर बढ़ा बढ़ा और समाज पूंजीपति बुजुर्ग बुजुर्गवा मतलब मध्य वर्ग और मजदूर वर्ग में बंट गया। 3 टॉपिक को खत्म। चौथा टॉपिक, फैक्ट्री मजदूर वर्ग का जन्म। औद्योगिकरण के कारण फैक्ट्री मजदूर वर्ग का जन्म हुआ, जिनसे आवास के लिए श्रम पद्धति की शुरुआत हुई। साम्राज्यवाद का विकास। औद्योगिकरण के कारण कच्चे माल एवं विशिष्ट बाजार की आवश्यकता थी। इस आवश्यकता ने उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद को जन्म दिया। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को जन्म दिया, जिससे विश्व को 2 विश्व युद्धों का सामना करना पड़ा। क्वेश्चन, गांव के कृषि जन्य आर्थिक क्रियाकलापों की विशेषता को दर्शाइए। गांव की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि संबंधित व्यवसाय से जुड़ा है। गांव की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि संबंधित व्यवसाय से जुड़ा है। अधिकांश वस्तुएं कृषि उत्पाद ही होती है, जो इनकी आय का प्रमुख स्रोत होता है। इतना ही नहीं, ग्रामीण अपने उत्पाद से ही अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं। कपास उगाकर वे अपनी वस्त्र की समस्या भी हल कर लेते हैं। अतः एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था मूलतः जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था की अवधारणा पर आधारित होती है।